बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ। बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। पूर्व में भी हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद तक का अध्ययन कर चुके हैं। इस कालांश में हम लोग छायावादोत्तर काल नई कविता के साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे कि यह जो अंश होगा, यह जो पूरा कालांश होगा, इसमें हम लोग छायावाद के बाद के छायावादोत्तर काल की जो काव्य के साहित्य की विशेषताएं हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। छायावादोत्तर काल यह है आपका 1938 से लगा करके 1953 तक का जो समय है, वह काव्य साहित्य के इतिहास में छायावादोत्तर काल कहा गया। छायावादोत्तर, छायावाद के उत्तर का बाद का जो काल है वो छायावादोत्तर कहलाया। अब इसमें दो विभाग हो गए, जिसमें 1938 से 1943 तक का जो समयावधि थी वो प्रगतिवाद कहलाई, और 1943 से 53 तक का जो समय था वो आपका प्रयोगवाद कहलाया। तो इस छायावादोत्तर काल को भी दो भागों में बांटा, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी। सबसे पहले हम लोग प्रगतिवादी काव्य को समझेंगे। प्रगतिवादी काव्य, यह काव्य हिंदी कविता में प्रगतिवाद की प्रतिष्ठा पश्चिम की मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर के हुई कि हिंदी काव्य में ये जो प्रगतिवाद आया, नए प्रकार की कविताएं जो काव्य में दिखाई दी, उसमें बहुत सारा प्रभाव पाश्चात्य साहित्य का पड़ा। पाश्चात्य जो विचारधारा थी मार्क्स की, उसका प्रभाव हिंदी साहित्य में दिखाई पड़ा। दूसरा, परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आया कि हमारे देश में औद्योगिकरण द्रुत गति से चल रहा था, कि देश में कारखाने खोले जा रहे थे। देश की जो विकसित देश हमारा विकास कर रहा था। मजदूर संगठन और उनकी देखा देखी किसान भी सभाएं बनाने लगा था कि यहाँ पर मजदूरों को देख करके किसानों ने भी अपना एक संगठन बना लिया था। भारतीय बुद्धिवादी भी सर्वहारा वर्ग को संगठित करके जन क्रांति की बात सोचने लगा, और यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, यहाँ का जो शोषित वर्ग था, जो जिसका शोषण हो रहा था, उन सब के शोषण की बात को बुद्धिजीवी वर्ग ने आगे बढ़ाया, जन क्रांति का रूप दिया। जन जीवन और उससे जुड़े सुख दुख की अभिव्यक्ति हुई कि इस काल में जो मानव जीवन में दुख हैं, उन दुखों का वर्णन इस काल के कवियों ने किया था। शोषण और अन्याय के प्रति विद्रोह की चेतना, कि जो शोषण हो रहा था, जिसका शोषण किया जा रहा था, उसके प्रति विद्रोह है कि समाज सभी के लिए है, न किसी का ज्यादा हिस्सा है, न किसी का कम हिस्सा है। ऐसे समाज में कोई एक वर्ग शोषक और कोई एक वर्ग शोषित क्यों रह जाए। तो इस प्रकार का वर्णन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों ने यदि हम लोग देखें तो एक भिक्षुक कविता है निराला जी की, वह आता दो टूक कलेजे के करता। देखो यथार्थ का वर्णन, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ है एक
चल रहा लकुटिया टेक। किसी गरीब का वर्णन है कि उसका पेट और पीठ बिल्कुल एक हो रहा है। ऐसे ऐसे गरीब, ऐसे शोषितों का वर्णन इस काल में किया गया। छायावादी भावुकता एवं रोमानियत को हटाकर यथार्थ का वर्णन, कि छायावाद की जो प्रवृत्तियां हमने देखी थी, चाहे रहस्यवाद की रही हो, चाहे वो भावुकता की रही हो, चाहे वो प्रेम का वर्णन रहा हो, चाहे नारी सौंदर्य का वर्णन रहा हो, ये सारा वर्णन छायावाद में हमें दिखाई देता है। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि यथार्थ का वर्णन किया जाने लगा। जो समाज में देखा जा रहा था, समाज का जो स्वरूप था, समाज की अभिव्यक्ति इस काल में हमको दिखाई पड़ती है यथार्थ के रूप में। एक कविता पहले भी कभी आप लोगों ने सुनी हो, वह तोड़ती पत्थर उसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। अब ये पंक्ति जो है आपकी निराला जी की है। निराला जी जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ बताए थे, उनके वो कवि हैं। ऐसे निराला जी ने, जहां पर दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही थी धीरे धीरे धीरे, ऐसे निराला जी ने जहां पर प्रकृति का इतना कोमल वर्णन किया, वहीं पर प्रगतिवाद में आते आते उन्होंने वह तोड़ती पत्थर या भिक्षुक वाली वह आता दो टूक कलेजे के करता, इस प्रकार के यथार्थ का वर्णन इस काल के साहित्य में हमको दिखाई देता है। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी आंदोलनों से आरंभ हुआ। कि यह जो काल था, यह काल, कोई भी काल एकदम से नहीं आ जाता कि आज छायावाद था कल प्रगतिवाद हो गया, ऐसा नहीं होता। किसी भी काल को आने में समय लगता है और उसकी प्रवृत्तियां धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। तो चाहे वो निराला जी रहे हो, चाहे वो पंत जी रहे हो, छायावाद में उनकी बहुत सारी कविताएं प्रसिद्ध हुई, ठीक है, और प्रगतिवाद में आकर के वो यथार्थ को लिखने लगे। तो इस तरह से इनकी ही रचनाओं से प्रगतिवाद का आरंभ हुआ। और इसके जो प्रमुख कवि वो इस प्रकार हैं: केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह उनकी रचना। नागार्जुन, बादलों को घिरते देखा। शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना जीवन गान। तो यह प्रगतिवाद के कुछ कवि और उनकी रचनाएं। अब आया आपका प्रयोगवादी काव्य। प्रयोग किस चीज का प्रयोग? कवियों ने नए विषयों को प्रयोग में लाए। इस काल को समझ लें। इस काव्य धारा के विषय में अज्ञे जी का कथन दृष्टव्य है। अज्ञे जी ने क्या कहा है? प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों में अन्वेषण होना चाहिए जिन्हें अभी तक छुआ नहीं गया। कवि अज्ञे ने यह कहा, इस काल के संदर्भ में कहा कि हमेशा से कवि नए नए विषयों को खोजते रहे हैं, नए नए विषयों पर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, काव्य का सृजन किया है, साहित्य का सृजन किया है। कभी श्रृंगारिकता के नाम पे, कभी भक्ति के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे, तमाम ऐसे फलक हैं जिन पर कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। अज्ञे का कहना था कि जैसे जैसे समाज हमारा आगे विकसित कर रहा है, समाज में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शामिल की जानी चाहिए। केवल वही घिसे पिटे उपमानों को लेकर के काव्य का प्रणयन नहीं होना चाहिए। जैसे पुराने समय में यदि किसी के लंबे बाल थे तो उसको मेघों की संज्ञा दी गई, है ना। धीरे धीरे अज्ञे का कथन था कि ये जो उपमान है ये पुराने उपमानों का मुलम्मा छूट गया है। मतलब उनकी जो ऊपरी परत है, जैसे बर्तनों में ऊपरी परत लगी होती है ना, बहुत मांझो तो घिस जाती है, तो उसी तरह से ये उपमान फीके हो गए हैं, पुराने हो गए। अब नए उपमान आने चाहिए।
नए तरह का काव्य का सृजन होना चाहिए और इसके लिए बहुत ही अच्छे प्रयोग उन्होंने किए कि मेरा हृदय ऐसे टूटा जैसे भुना हुआ पापड़। तो कहाँ हृदय की तुलना जो है प्राकृतिक चीजों से हो रही थी और कहाँ भुने हुए पापड़ से हो रही है। तो इस प्रकार के काव्य, नए नए खोजों के काव्य, नए नए अन्वेषणों का काव्य इस काल में लिखा गया। कवि हमेशा से प्रयोग करता रहा है, हमेशा से काव्य के विविध क्षेत्रों में लिखता रहा है। वही बात अज्ञे जी ने कही है। यह काल फ्राइड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत पर आधारित है कि यह जो काल था ये मनोविज्ञान पर आधारित काल था। यहाँ पर अब इस काल में जो काव्य की रचनाएं होने लगी वो मनोविज्ञान के आधार पर थीं। यह काव्य धारा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। अज्ञेय ने तार सप्तकों का प्रकाशन किया कि यह जो काव्य धारा थी, इस काव्य धारा का नाम प्रयोगवादी काव्य धारा अज्ञेय जी ने चलाया। अज्ञेय जी ने काव्य में प्रयोग करने को कहा तो अज्ञेय जी इस काव्य काल के प्रवर्तक माने गए, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय ने तार सप्तकों का प्रकाशन किया। अब तार सप्तक क्या है इसको अभी हम समझेंगे। तार सप्तक 1943 में कवि अज्ञेय ने एक पत्रिका निकाली जिसको तार सप्तक कहा गया। सप्तक का अर्थ होता है 7। इस तार सप्तक के अंतर्गत उन्होंने 7 कवियों को लिया। 7 ऐसे कवि जो समाज में अपना स्थान बना रहे थे, काव्य के क्षेत्र में अपना स्थान बना रहे थे, लेकिन पूर्णतया उनको वह प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। उनकी रचनाओं को कवि अज्ञेय ने अपने तार सप्तक में प्रकाशित किया। वे 7 कवि कौन थे? अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नैमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये ऐसे 7 कवि को लेकर के अज्ञेय ने अपने जो तार सप्तक निकाला, इन 7 कवियों की रचनाओं को उन्होंने उसमें प्रकाशित किया। द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक, इसके बाद यानी 1943 के ठीक 7 साल बाद अर्थात 1950 में कवि अज्ञेय ने द्वितीय तार सप्तक को निकाला और फिर उसके बाद 9 वर्ष बाद 1959 में तृतीय तार सप्तक को और 1979 में चौथा तार सप्तक। तो अब ये आपके 1950 में जो दूसरा तार सप्तक आया, इसमें प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। ये द्वितीय तार सप्तक के कुछ प्रमुख कवि हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों ने इनमें से बहुत सारे कवियों के नाम भी सुना है और उनकी रचनाओं को किसी न किसी स्तर पर पढ़ा भी होगा। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात मन गिरता रहा, यह इनकी कविता। या रघुवीर सहाय, इनका नाम भी सुना होगा और उनकी एक बहुत ही बच्चों में बहुत ही कविता प्रसिद्ध है, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, ताता तू तू तोता 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 तोता। तो रघुवीर सहाय को भी के नाम से परिचित है, धर्मवीर भारती के नाम से भी परिचित है और कहीं ना कहीं इन कवियों की रचनाओं को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आया हमारा तृतीय तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में किया गया, जिसके प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 7 कवि और इन 7 कवियों को भी आपने नाम सुना है और कवियों की रचनाओं को भी आपने पढ़ा होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफानों में, सबने सुनी हुई है। तो ये तार सप्तक के
ये तृतीय तार सप्तक के ये 7 कवि थे। इस तरह से 21 कवियों को लेकर के अज्ञेय जी ने अपने तार सप्तकों का भाषण किया। अब आपकी आई नई कविता। ये हमारे छायावादोत्तर काल में हुआ प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इसके बाद आपकी आई नई कविता 1951 से लगाकर और अब तक। आज तक का जो काव्य है, आज तक की जो कविता है, उसको भी कई चरणों में बांध दिया गया है। कई ने नई कविता कहा, समकालीन कविता कहा, साठोत्तरी कविता कहा। तो इस तरह से विविध विविध नामों से इस समय की कविताओं को संबोधित किया गया। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उसी तरह से काव्यों की प्रवृत्तियां भी बदलती रहती हैं, समय समय पर परिलक्षित होती रहती हैं। अब ये जो नई कविता थी, यह कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इन दोनों ही वादों से मुक्त थी। मतलब ना उसमें प्रगतिवाद जैसे यथार्थता का वर्णन था, ना प्रयोगवादी जैसे प्रयोग धर्मिता का था। कवियों ने मुक्त होकर के, कवियों ने स्वच्छंद होकर के काव्यों का प्रणयन करना शुरू कर दिया था। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह के स्वरों की अनुगूंज इसकी दूसरी विशेषता थी। तो इस नई कविता की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या थी कि यह कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही वादों से मुक्त थी। दूसरी विशेषता कि इस काल के कवियों ने अपने काव्य में आस्था, आस्था वो समाज के प्रति है, आस्था वो अपने शासन के प्रति है, आस्था वो ईश्वर के प्रति है। इसी तरह से आशा, जो कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, तो एक नई आशा का संचार कवियों में भी हुआ। संकल्प, उत्साह, ऐसे स्वरों को लेकर के इन्हीं स्वरों की गूंज इस काल के कवियों के काव्यों में दिखाई पड़ती है। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कि लंबी कविताओं की प्रवृत्ति, कि इस काल में लंबी कविताओं को लिखा जाने लगा। बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी जाने लगी इस काल में। इससे पूर्व हम लोगों ने जब छायावाद में देखा था तो निराला जी की 2 कविताओं के नाम हमने बताए थे, एक राम की शक्ति पूजा, एक सरोज स्मृति। इसके बाद से लगातार लंबी लंबी कविताओं का एक दौर शुरू हो गया। तो इस काल के कवियों की यह भी प्रमुख विशेषता थी कि वे लंबी कविताओं का सृजन करने लगे। अब प्रमुख कवि भारत भूषण अग्रवाल, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, जिन कवियों ने प्रयोगवाद में भी लिखा, तार सप्तक में जिनकी रचनाएं भी प्रकाशित हो गई, आगे आए वो नई कविता में भी लिखने लगे। ये नहीं था कि इस काल के कवि केवल उसी काल तक सीमित थे, आगे आगे भी लिखते रहे, काव्य सृजन होता रहा, विशेषताएं बदलती रही। तो कवि का जो काव्य करने का तरीका था, स्वरूप था, वह परिवर्तित हो गया। काल के अनुसार उसमें प्रवृत्तियां रही और जैसे काल का परिवर्तन हुआ उसकी प्रवृत्तियां भी बदलती गईं। इसमें से जो दुष्यंत कुमार जी हैं वो गजल गायक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अब आपकी आई समकालीन कविता। समकालीन कविता यह क्या है कि नई कविता के विशेष आग्रह, शैल्पिक प्रतिबद्धताओं तथा विभिन्न वादों एवं आंदोलनों से उबने के बाद नव पीढ़ी के रचनाकारों ने कविता को कटु यथार्थ से जोड़कर समकालीन कविता प्रारंभ की। इस काल में जो समकालीन कविता थी, इस काल में कुछ ऐसे मुख्य बिंदु थे जिन पर चर्चा की गई कि नई कविता के विशेष आग्रह, शैल्पिक प्रतिबद्धताओं तथा विभिन्न वादों और आंदोलन से व्यक्ति जब ऊब गया, शिल्प के चक्कर में, यानी रस, छंद, अलंकार बहुत हो गया काव्य में, नारी सौंदर्य बहुत हो गया, रहस्यवाद बहुत हो गया, इन सब से ऊब करके जो नए रचनाकार थे उन्होंने जो समाज का यथार्थ था, जो समाज की सच्चाई थी, जो समाज में चल रहा था, ऐसे यथार्थ को जोड़ करके अपने काव्य का प्रणयन किया, अपने काव्य को लिखा।
और इस काल के जो प्रमुख कवि हैं राजेश जोशी, ऋतुराज, नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देवताले। कवि अन्य भी हैं, प्रमुख कवि हैं, ये प्रमुख कवि हैं और प्रमुख कवि और भी हैं। तो जो प्रश्न पत्र में प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि आप 6 कवियों के नाम लिखिए, क्योंकि प्रश्न 1 नंबर का होगा, है ना। तो प्रश्न उसी तरह से पूछा जाएगा, 1 नंबर का है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 कवि लिखने होंगे। हम लोगों ने यहाँ पर 3 या 4 ऐसे दे रखे हैं, तो जो आपको सुविधा अनुसार आसान लगे आप उन कवियों को याद कर लीजिए, उन कवियों का नाम याद कर लीजिए। और प्रश्न पत्र में यदि इस तरह से पूछा जाए कि समकालीन हिंदी कविता के किन्हीं 2 कवियों का नाम बताइए, तो इनमें से जो 2 नाम आपको याद रह जाए वो नाम आप लिख दीजिएगा। अब आप लोगों ने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सबको विशेषताएं आप लोगों ने देखी। प्रगतिवाद की विशेषताएं देखी कि प्रगतिवाद में किस तरह से काव्य हुआ, प्रयोगवाद में किस तरह से काव्य हुआ, नई कविता, समकालीन कविता, चारों तरह के हम लोगों ने विशेषताओं को छायावादोत्तर काल के अंतर्गत समझा, जाना। इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी को बनाया गया। छायावाद की अति भावुकता का परिणाम प्रगतिवादी काव्य रहा। 1936 में एक लेखक, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई और उसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद जी को बनाया गया। प्रश्न पत्र में इस तरह इस पंक्ति में ही आपके 3 प्रश्न बन जाएंगे। कैसे? देखिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो आप 1936 लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे, तो आप उत्तर में प्रेमचंद जी लिखेंगे। तीसरा कि प्रगतिवादी काव्य किसका परिणाम था, तो उत्तर में आप लिखेंगे छायावाद की अति भावुकता। छायावाद में जो काव्य बहुत भावुक होकर के लिखा गया, बहुत हृदय के समीप होकर के लिखा गया, चाहे जो 4 स्तंभ हैं उनके हो या उसके बाद के कवि जो उस काल में रहे हैं, उन्होंने बहुत जो है प्रेम के साथ, भावुकता के साथ काव्य का प्रणयन किया। ठीक है। दूसरा, प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी थे। तार सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय ने किया। ये सारे के सारे प्रश्न आपके छोटे छोटे 1-1 नंबर के भी प्रश्न आते हैं और आपने उत्तर सही लिखा तो आपके पूरे में पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नाम पर नकेनवाद चला। नकेन, न का न, इससे बना आपका नकेन। इस नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा गया। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी थे। हाला मदिरा से संबंधित उसको हाला कहा गया। तो जो बच्चन जी की कविताएं थी, जो प्रमुख उनका काव्य ग्रंथ है मधुशाला, तो उसी के आधार पर इनको हालावाद का जनक कहा गया। मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला, यह इनकी रचनाएं थी। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी थे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा गया। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में कहा जाता है ये बड़े जागृत जनमानस के कवि हैं। और इनके संदर्भ में मैं 2 बात आपको बताना चाहूंगी कि ये ऐसे कवि थे जिन्होंने अतिशय प्रेम की भी कविता लिखी और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कविताएं भी लिखी। हर कवि की कुछ विशेषता होती है कि कोई प्रेम का होता है, कोई श्रृंगार का होता है, कोई राष्ट्र का होता है, कोई देश प्रेम का होता है। लेकिन ये ऐसे कवि थे कि उन्होंने दोनों ध्रुव, यानी प्रेम का जो पक्ष था उस पर भी उन्होंने जो काव्य लिखा वो अपने आप में श्रेष्ठ, जो इन्होंने राष्ट्र के राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखी उसमें भी वो श्रेष्ठ। आप लोग जब कक्षा 12 में आएंगे तो उनका एक पुरुरवा का
पुरुरवा नाम से एक अंश चलता है, उर्वशी नाम से एक अंश चलता है, और उसमें जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से प्रेमपूर्ण रचनाएं उन्होंने लिखी। उसकी 2 पंक्ति देख ले। इंद्र का आयुध जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर जो खेल सकता है, फूल फूल के आने पर असहाय हो सकता है, शक्ति के रहते निरुपाय हो सकता है। अगली 2 पंक्तियां। विद्ध हो जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ये प्रेम की कविता। और दूसरे, जब राष्ट्रीय शक्तियों पर उन्हें क्रोध आता है तो वो ऐसे भी लिख देते हैं, क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवर सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी पौरुष की जाला आग राम के शर से। तो एक तरफ जहां प्रेम का काव्य, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता का काव्य, ऐसे काव्यों का मिश्रण कवि दिनकर ने किया जिनको राष्ट्रीय कवि से भी संबोधित किया गया। बच्चों, ये इस अंश में आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। इस गृह कार्य को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य कर लें। प्रश्न है, छायावादोत्तर काल की समय सीमा बताइए। प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। समकालीन कविता के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। नई कविता की 2 विशेषताएं बताइए। नकेनवाद के कवियों के क्या नाम है, नाम लिखिए। बच्चों, यह गृह कार्य था जिसमें 6 प्रश्न हैं, लेकिन आप प्रमुख बिंदु को मिलाकर के हर काल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं और कवियों को मिलाएंगे तो काफी सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, और उन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि भले ही 5 अंक का आना है, लेकिन उस 5 में हमारे पूरे के पूरे 5 अंक आए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आदेश गंगवार, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंतर्गत कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 के विषय में चर्चा करेंगे। अध्याय 4 में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस अध्याय के पूर्व इकाई 4 के जो भी अध्याय हैं उनको आपने पढ़ लिया है, अतः इस अध्याय को पढ़ने के पूर्व आप भारत के आर्थिक विकास के बारे में जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका के बारे में जानते हैं, मुद्रा एवं साख के बारे में जानते हैं। ये पूर्व ज्ञान इस अध्याय को समझने में सहायक होगा। इस अध्याय को पढ़कर आप क्या सीखेंगे या सीखने के लक्ष्य या उद्देश्य इस प्रकार हैं। बाजारों के परिवर्तित होने के बारे में, बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में, वैश्वीकरण क्या है और इसकी प्रक्रिया के बारे में, वैश्वीकरण को संभव बनाने के कारकों के बारे में, विदेशी निवेश के उदारीकरण के बारे में, वैश्वीकरण के अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष के बारे में समझ सकेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभरने से पहले का युग था। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं जो बाजार के नजदीक हों, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हों और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फ्रूट्स ने परब फ्रूट्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निवेश परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में उठाए गए कदम। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष ढंग से विकसित किया जा रहा है। इनको विशेष आर्थिक क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने अथवा छूट देने की अनुमति दे दी है। वस्तुतः संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने हित में बाधा समझ रही थी, अतः हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों में अनेक नियमों से छूट दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं? सरकारें निम्नलिखित कारणों से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। देश में आधारभूत संरचना के विकास के लिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, देश में रोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए। विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश का उदारीकरण। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के प्रति विभिन्न देशों के उदार दृष्टिकोण ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में मदद की है। उदाहरण के रूप में यदि हम चीन में निर्मित खिलौनों का इस संबंध में विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होता है कि यदि भारत सरकार उदारीकरण की नीति न अपनाती तो वह इन खिलौनों पर आयात कर लगाती। तब ऐसी स्थिति में आयातित खिलौनों की कीमत बढ़ जाती। तब भारत के बाजारों में चीन के खिलौने सस्ते नहीं होते और चीन से उनका आयात स्वतः ही कम हो जाता। इस दशा में भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध होते। आयात पर कर वस्तुतः व्यापार अवरोधक का कार्य करता है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने, नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए ये निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण।
विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं की आयात से खरीदारों के समकक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। सामान्यतया व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? विदेश व्यापार घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि अन्य देशों के बाजारों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। सामान्यतया व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या उनके एकीकरण में सहायक होता है। उदाहरण के लिए भारत में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उपकरणों का बहुतायत में उत्पादन होता है। विश्व के विभिन्न देशों में इन वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा यदि वे इनकी मांग करते हैं। दूसरी तरफ भारत में खाद्य तेल, खनिज तेल व जीवन रक्षक दवाइयों की कमी भी है। ये वस्तुएं भारत में विभिन्न देशों से आयात की जाएंगी। इस प्रकार विदेश व्यापार से विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायता मिलेगी। वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में बताएंगे। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। व्यापार अवरोधक आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को
मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात क्या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश की उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य माना गया था। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति प्रदान की। वस्तुतः सभी विकसित देशों ने भी विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण प्रदान किया है, लेकिन सन 1991 के प्रारंभ से भारत में व्यापार से संबंधित नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय अब आ गया है। ये अनुभव किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। इस सोच के साथ विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी सीमा तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थीं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति या छूट मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन 1995 एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो। जुलाई 2016 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व के लगभग 165 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने की योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां, इंफोसिस आईटी, रैनबैक्सी दवाइयां, एशियन पेंट्स पेंट, सुंदरम फार्नर्स नट और बोल्ट कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर उसके उदाहरण हैं। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। बैटरी संधारिता, प्लास्टिक खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया है कि भारत के लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र, प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकीकरण और उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता। ये 3 चीजें भारतीय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेंगी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है। आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिसे सरकार अपना सके? ये तीनों चीजें
बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र, प्रौद्योगिकी में सुधार और आधुनिकीकरण और उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता के प्रयोग से लघु उत्पादकों की उत्पादन की किस्म में सुधार करके तथा उत्पादन लागत को कम करके लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाएंगे। उदारीकरण की नीतियों को सही ढंग से लागू करने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां सड़कों, पानी, कच्चा माल, विपणन, सूचना तंत्र, प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण व बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छुक हैं। उनका उद्देश्य धन कमाना होता है और उद्योगपतियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराकर वे पर्याप्त मात्रा में धन कमा सकती हैं। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में निश्चित रूप से सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी सुविधाओं के विकास के लिए विशाल धनराशि के निवेश की आवश्यकता होती है, अर्थात इसके निवेश के प्रतिफल देर से मिलते हैं। सरकार एक ओर स्वयं निवेश करके इन सुविधाओं का विस्तार कर सकती है तथा दूसरी ओर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इन सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार देश में निवेश के लिए विदेशी भारतीयों को आमंत्रित करे, इन क्षेत्रों में निवेश के लिए उदार नीति अपनाए तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे। वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का प्रभाव सर्वत्र अर्थात सभी वर्गों पर एक समान नहीं पड़ा है। दूसरे शब्दों में ये सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। कुछ वर्गों एवं क्षेत्रकों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि कुछ वर्गों एवं क्षेत्रकों पर इसका प्रतिकूल एवं हानिकारक प्रभाव भी पड़ा है। अनेक लोग वैश्वीकरण के लाभों से वंचित रह गए हैं। उपर्युक्त कथन की व्याख्या हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। अनुकूल प्रभाव। विभिन्न वर्गों पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित अनुकूल प्रभाव पड़े हैं। उत्पादकों पर प्रभाव। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इससे शहरी क्षेत्र के धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन्हें कम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होने लगी हैं। फलस्वरूप उनका जीवन स्तर भी उच्च हुआ है। निवेशकों पर प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना लाभप्रद रहा है। स्थानीय एवं बाह्य निवेशकों ने विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं में निवेश बढ़ाया है। इन उद्योगों एवं सेवाओं में नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को आदायों की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई हैं। भारतीय कंपनियों पर प्रभाव। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया व अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा किया। कुछ कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। दूसरे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने की योग्य बनाया, जैसे टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी आदि। तीसरे वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। प्रतिकूल प्रभाव। विभिन्न वर्गों पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। अनेक इकाइयां बंद हो गईं और बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए। अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलेपन की नीति अपनाने लगे हैं। इससे श्रमिकों का रोजगार सुनिश्चित एवं सुरक्षित नहीं रह गया है। नियोक्ता श्रम लागतों में निरंतर कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। वे कम वेतन पर श्रमिकों से अधिक काम ले रहे हैं। दूसरे लाभ का न्याय संगत हिस्सा श्रमिकों को नहीं दिया जाता है। संगठित क्षेत्र में कार्य दशाएं अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र की भांति होती जा रही हैं। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मिला-जुला प्रभाव पड़ा है। इसके कारण स्थानीय व विदेशी उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा हुई है।
जिसके कारण उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं और वे अब कई उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम मूल्य से लाभान्वित हो रहे हैं। फलस्वरूप ये लोग पहले की तुलना में आज अधिक अच्छे जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। बीते लगभग 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी क्षेत्रों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं आदि के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। ये छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक निम्न वर्ग क्या कर सकता है? का सरकार निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, श्रमिक। वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए संबद्ध वर्ग निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। सरकार ऐसे नियम अधिनियम बनाए और उन्हें क्रियान्वित करे जिनसे श्रमिकों के हितों की रक्षा हो तथा उन्हें असंगठित क्षेत्र व बहुराष्ट्रीय निगमों के शोषण से बचाया जा सके। निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता वे वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारें, उत्पादन की लागत को कम करें और कुशल व प्रशिक्षित श्रम का नियोजन करते समय उनके वेतनमानों को उत्पादकता से संबद्ध करें तथा श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये छोटी इकाइयों जो श्रम बाहुल्य है के प्रति उदार नीति अपनाएं। श्रमिक कंपनी के प्रति वफादारी निभाएं, बार बार हड़ताल पर न जाएं तथा हिंसा एवं संघर्ष का रास्ता छोड़ें। आपने इस पाठ को पढ़कर सीखा है, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय बाजार पूर्णतः बदल गया है। अब देश की उपभोक्ताओं के सम्मुख वस्तुओं एवं सेवाओं के विस्तृत विकल्प उपलब्ध हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्य रूप से देश की सीमाओं के भीतर तक ही सीमित था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्भव के पश्चात व्यापार विश्व स्तर पर होने लगा। सामान्यतया बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हीं स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे बाजार की निकटता, श्रम की उपलब्धता आदि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कोई भी निवेश लाभ अर्जित करने की दृष्टि से ही किया जाता है। सामान्यतया बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के विभिन्न देशों में स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती हैं। बहुत लंबे समय से
विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम रहा है। विदेश व्यापार अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने में एक सहायक का कार्य करता है। आज विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश एवं प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास से भी विश्व स्तर पर व्यापार में वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा सन 1991 से विदेश व्यापार व विदेशी निवेश पर से अधिकांश अवरोधों को हटा दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। भारत सरकार व राज्य सरकारें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। वैश्वीकरण से कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण अनेक छोटे उत्पादक एवं श्रमिक नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा एवं ये भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय का स्वयं अध्याय एवं अगला अध्याय उपभोक्ता अधिकार को भी स्वयं पढ़ लें। इस अध्याय का अध्ययन उपभोक्ता अधिकार को समझने में सहायक होगा। धन्यवाद।